हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीटी। आज हम गाला सैंपल पेपर 5 का सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट इज रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हमारा जो फूड होता है उसके अंदर ऑयल होते हैं, तो जब भी हमारे फूड में ऑयल और फैट्स का ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है कि इट विल कन्वर्ट इनटू बैड टेस्ट और बैड स्मेल, खराब स्मेल और खराब टेस्ट में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि अब हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर ऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब कि जिससे क्या हो, ऑक्सीडेशन ना हो, राइट, जिससे हमारा जो खाना है वो बैड टेस्ट और बैड स्मेल में नहीं कन्वर्ट होता। ठीक है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नाइट्रोजन गैसेस भी डालते हैं। जैसे कि हम चिप्स उसमें नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, उसके वजह से ये जो चिप्स हैं इतने लंबे समय तक क्या होता है, सर्वाइव कर पाते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में भी इसको रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में रखने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन फूड तक नहीं पहुंचेगा और जिसकी वजह से फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज बताइए नॉन मेटल्स की। तो कुछ नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज ये है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब कि आप थोड़ा सा भी हैमर मारोगे तो पूरे के पूरे क्या होते हैं, ब्रेक हो जाएंगे। फिर नॉन मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल नहीं होते, तो आपकी वो एक लॉन्ग वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। फिर नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, राइट। लेकिन इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है जो कि आपका ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ना ही वो लस्ट्रस होते हैं, मतलब वो किसी भी तरीके से चमकते नहीं है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट और आयोडीन, राइट, दे आर द नॉन मेटल्स बट स्टिल दे हैव अ लस्ट्रस प्रॉपर्टी। ठीक है, नॉन मेटल्स जनरली किस में होते हैं, आपके जनरली सॉलिड, लिक्विड और गैस में होते हैं। बट हमारे पास लिक्विड में सिर्फ एक ही नॉन मेटल होता है, दैट इज ब्रोमीन, राइट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि गिव द एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोरोजन क्या होता है। तो जब भी किसी मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होता है किसी मेटल्स का, तो वो धीरे धीरे डिप्लीट होने लगता है और धीरे धीरे खत्म होने लगता है, राइट, उसको हम कोरोजन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल है। जैसे कि सिल्वर, कोई भी सिल्वर आर्टिकल या कोई भी सिल्वर की चीज अगर कहते हैं हम, राइट, एयर के साथ एक्सपोज करते हैं तो उसकी वजह से जो सिल्वर होता है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है एंड इट विल गिव्स ब्लैक कलर। किस तरीके का कलर देता है, वो ब्लैक कलर देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉपर का है। जब कॉपर आपका कहते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है, इट विल कन्वर्ट इनटू ग्रीन कोट, ग्रीन कलर का होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा आयरन। आयरन को जब हम क्या करते हैं, जब एयर में एक्सपोज होता है तो इट विल गिव्स अस ब्राउन कलर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि आप ह्यूमन नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। क्लियर। तो देखो क्या होता है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम एक्चुअली में क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आता है। ठीक है, और हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब पेरिफेरी मतलब साइड वाली चीज है। तो जो भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उससे जो भी चीज अटैच होती है वो हमारे किसके अंदर आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। इसके अंदर दो तरह के नर्व्स होते हैं, एक सोमैटिक होते हैं और एक ऑटोनॉमिक होते हैं या ऑटोनॉमस होते हैं। सोमैटिक ये होते हैं कि जो हमारा वॉलंटरी एक्शंस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ऑटोनॉमस क्या होते हैं कि जो हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, देयर आर ऑटोनॉमस। फिर उसके बाद आता है आपका, ठीक है, ऑटोनॉमस के अंदर आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, जो हमारे को काम करता है, जैसे कि जब हम स्लीप लेते हैं या शांति से बैठते हैं तो दैट इज पैरासिम्पैथेटिक, जो हमें कहते हैं काम करता है। ठीक है, सिंपैथेटिक जो हमें अराउज करता है, जो हमारी एनर्जी को इंक्रीज करता है, जब हम कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं या जो हमारा पैशन होता है उसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्व, ठीक है, एक्टिव होता है।
फिर यहां पे सोमैटिक के अंदर एक सेंसरी नर्व्स होते हैं और एक मोटर होता है। सेंसिटिव मतलब कि जब मैंने किसी चीज को टच किया तो ये सिग्नल जो ब्रेन तक ले जाता है, वो नर्व्स कौन सी होती हैं? वो हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं। और जो डिसीजन ब्रेन से हमारे मसल्स तक आता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोटर नर्व्स कहते हैं, राइट? यही सब चीजें यहां पे लिखी गई है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि आप इस पर्टिकुलर फिगर को क्या करिए? ऑब्जर्व करिए, ठीक है? ये पर्टिकुलर फिगर है किस चीज का? तो ये आपका एक फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट बताया गया है। और किसका? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है, ठीक है? तो यहां पे हमें कुछ दे रखा है, जैसे कि ए के बारे में बताना कि ए क्या है, बी क्या है, यहां पे सी क्या है और यहां पे डी क्या है। तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। व्हाट इज ए? तो ए क्या है आपका? पोलन ट्यूब, राइट? अब पोलन ट्यूब क्या होता है? जब जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे लगभग 2 पोलन ट्यूब थे, बट वही पोलन ट्यूब क्या होती है? फॉर्म होती है, राइट? ग्रो करती है, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स आके अटैच होते हैं, ठीक है? इसके अंदर आके अटैच नहीं हुए पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं। इसके ऊपर आके अटैच नहीं हुए, इसलिए क्या हुआ? ये ग्रो नहीं किया। इसके आगे अटैच हुए, इसलिए पोलन ग्रेन्स आके अटैच हुए, इसलिए ये आपकी क्या हुई? फॉर्म हुई। और ये क्या करते हैं? पोलन ग्रेन्स को आपका यहां तक, राइट, फीमेल गैमेट तक ले जाने का काम करते हैं। सेकेंड, ये व्हाट इज दिस? दिस इज ओवरी। ओवरी क्या होता है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, जो आपका रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है? इसी ओवरी के अंदर क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है, जिससे क्या होता है? आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आके आपका फ्यूज होते हैं और उसकी वजह से आपका नया सीड या फ्रूट ग्रो करता है, ठीक है? नेक्स्ट है सी। व्हाट इज सी? तो दिस इज फीमेल गैमेट, ठीक है? यहीं पे आपका क्या होता है? आपका ये पोलन ग्रेन्स आते हैं और यहीं पे आपके पोलन ग्रेन्स आके क्या होते हैं? आपके फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? और इसी से क्या होता है? नया ऑर्गेनिज्म बनता है। व्हाट इज डी? तो डी इज अ पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन आपको पता है इट इज अ मेल गैमेट, ठीक है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, राइट, जो हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। चले नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो जब भी हमारी फिजिकल इंटीमेसी होती है या जब भी हमारा रिप्रोडक्शन होता है, राइट, अगर हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो हम क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ फिजिकल बैरियर्स हैं। ये फिजिकल बैरियर्स क्या है? जैसे आपका कॉन्डम है, राइट? कॉन्डम क्या करते हैं? जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में है उसको वेयर करते हैं, ताकि जो हमारा मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास ना जा सके, ठीक है, रुक जाए। इसी तरीके से वजाइना जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको भी हम कवर कर सकते हैं, ताकि जो कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या जो स्पर्म है वो क्या हो सके? फीमेल के ओवरी या उसके कहते हैं फीमेल गैमेट तक ना पहुंच सके, ठीक है? अगर बाई चांस आपका कहते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गया है, फिर भी उसको सही करना है, तो हमारे पास कुछ ओरल पिल्स आती है जिसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहते हैं, राइट? ये क्या होती हैं? ये कुछ टैबलेट्स होती हैं जिनको हम कहते हैं जब फीमेल मेंबर कंज्यूम करती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो एग फॉर्मेशन होता है वो कहते हैं डेड हो जाता है और वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि उनके हार्मोनल्स क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है? उनकी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है? तो जनरली हमें ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फीमेल्स को नहीं लेनी चाहिए, दूसरे मेथड्स यूज करने चाहिए। नेक्स्ट होता है इट इज अ फिजिकल डिवाइस, कॉपर टी। अब कॉपर टी कुछ इस तरीके से होता है, राइट? ये वाली चीज क्या होती है? कुछ इस तरीके से बैंड हो जाती है। तो जब हम क्या करते हैं फीमेल की वजाइना में, राइट, इसको कहते हैं इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद ये इस तरीके से ओपन हो जाती है और फिर इसको हम क्या करते हैं? इस तरीके से नीचे खींचते हैं। तो खींचने की वजह से क्या होता है कि जो भी कहते हैं फीमेल के अंदर यूट्रस के अंदर एग बन रहा होता है वो सारा का सारा क्या होता है? बाहर आ जाता है और आपका रिप्रोडक्शन नहीं होता। फिर नेक्स्ट आता है सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो मेल मेंबर है उनका जो वास डिफरेंस है उसको अगर हम ब्लॉक कर देते हैं तो जो मेल गैमेट है वो कभी भी क्या होगा? आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से बाहर निकलेगा ही नहीं। जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मेल गैमेट बाहर निकलेगा ही नहीं तो इसका मतलब क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट, इसी तरीके से फीमेल में हम क्या कर सकते हैं? फिलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देंगे तो एक्स तक क्या होगा? आपका मेल गैमेट पहुंचेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक न्यूमेरिकल है। अब इस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है, राइट? हमें क्या बोला गया है? ठीक है, बोला गया है अ कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है, ठीक है? उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 3 मीटर्स। तो हम पहले लिख लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर,
ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में तो डिफरेंस पता है कि r इज इक्वल्स टू f बाई 2, तो विच इज इक्वल्स टू 3/2 विच इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर्स। क्लियर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर्स इफ द बस इज लोकेटेड, मतलब ऑब्जेक्ट कितना है अपना, ऑब्जेक्ट आपका 5 मीटर है, तो u इज इक्वल्स टू -5 मीटर। क्लियर, तो हमारे पास f भी आ गया, हमारे पास u भी आ गया। अब हमें निकालना है पोजीशन, राइट, मतलब हमें क्या निकालनी है, हमें v निकालनी है। क्लियर, v निकालनी है तो एक चीज आपको पता है कि अब देखो जो आपका फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जब भी क्या होता है कि आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है तो उसमें क्या होती है, जो इमेज होती है वो आपकी क्या होती है, राइट साइड बनती है, राइट। तो अब इसको हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला से सॉल्व करके v की पोजीशन निकालेंगे। तो क्या हुआ, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, तो 1 इज 1.5, 1/v प्लस माइनस आपका 1/5। क्लियर, अब ये पॉइंट वाला है तो इसको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको 10 ले लूंगा, पॉइंट हटा के 10 ले लूंगा, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस -1/5। क्लियर, अब v निकालना है तो मैं इसको यहां पे ले आऊंगा, तो 10/15 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, 15 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ठीक है निकाल लेते हैं। 15 और 5 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 5, 3 और 1, तो 15 आएगा। ठीक है, तो 15 एलसीएम आया, तो 15 की टेबल में 15 कब आता है, 1 का, तो 10 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, तो ये 1/v हो जाएगा, राइट। देन उसके बाद आगे करते हैं, यहाँ पे 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 13, तो 13/15 इज इक्वल्स टू 1/v, राइट। देन v इज इक्वल्स टू 15/13। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1.15 मीटर समथिंग आंसर आएगा। तो आप देख सकते हो कि जो ये v है किस में आया, आपका पॉजिटिव में आया, तो पॉजिटिव में आया तो आपका पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ये हो गया। ठीक है, नेचर क्या हो गया, नेचर आपका, ठीक है नेचर हो गया आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपको वैसे भी पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, उसमें हमेशा जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपको पता है कि जब लाइट क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, जैसे कि ये इधर से गई तो ये क्या होगा, हल्का सा बैंड होगी और इस तरीके से निकल जाएगी। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, इट बेंड्स, ठीक है, तो इट्स बेंड्स, तो द बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसके दो लॉज हैं, ठीक है, क्या लॉज है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो नॉर्मल है और जो इंसिडेंट है, ठीक है इंसिडेंट है, ठीक है, वो सारी की सारी क्या होंगी, एक ही प्लेन पे, सेम प्लेन पे ही आपका एक्ट करेंगे। ठीक है, लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, सेकंड क्या होता है, सेकंड ये होता है कि एंगल साइन ऑफ आई, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, हमेशा, ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि आंसर द फॉलोइंग, आंसर दे देते हैं कि सीरीज सर्किट के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है, तो एक सीरीज सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, ये सीरीज सर्किट मैंने बनाया, राइट। सीरीज सर्किट में क्या होता है कि जो करंट होता है वो सारा का सारा एक से ही पास होता है। तो सपोज करो अगर मुझे यहां पे कुछ 80 एम्पियर करके करंट चाहिए और यहां पे सिर्फ 2 एम्पियर चाहिए, फिर भी क्या होगा, इस 2 एम्पियर वाले को 80 एम्पियर का करंट झेलना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, सीरीज में अगर कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट अगर खराब हो गया या कोई भी एक चीज खराब हो गई, सपोज करो यहाँ पे ये वाली चीज खराब हो गई, तो करंट यहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब वहां पे पहुंचेगा। सीरीज में क्या होता है, सिर्फ एक ही स्विच होता है जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, राइट। जैसे कि घर पे 4 फैंस है तो मुझे एक ही चलाना है, बट मुझे फिर भी 4 चलाने पड़ेंगे अगर सीरीज में लगाया तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। ठीक है, जो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम घर पे सीरीज कॉम्बिनेशन को
ना लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि आप डोमेस्टिक सर्किट में किस तरीके कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो जनरली क्या हमेशा हम लोग या जो भी हमारा डोमेस्टिक सर्किट होता है या घर होता है उसमें हमेशा हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जैसे कि ये ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो करंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब करंट डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से क्या होता है कि अगर जितना करंट इसको चाहिए उतना ही करंट इसको मिला, जितना करंट इसको चाहिए उतना ही करंट इसको मिलेगा, राइट। इसका अलग स्विच होगा, इसका अलग स्विच होगा, ठीक है। दोनों ही क्या होंगे, इंडिविजुअली ऑपरेट होंगे, राइट। कांस्टेंट वोल्टेज होगा, ठीक है, जो वोल्टेज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इंडिपेंडेंट ऑपरेशन जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्विचेस होते हैं, और करंट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है, मतलब जिसको जितना करंट चाहिए उसको उतना ही मिलेगा, ना ही उससे ज्यादा ना ही उससे कम मिलेगा, राइट। यहां पे हम लोगों ने गाला सैंपल पेपर 5 का सेक्शन सी सॉल्व किया। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।